आज का हमारा टॉपिक है चेक का रेखांकन। क्रॉसिंग चेक का हम कल से कंटिन्यू नियोशेबल इंस्ट्रूमेंट विनिमय साध्य विलेख पढ़ रहे हैं, जिसमें चेक हमने पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है चेक का रेखांकन। चेक मांग पर देय शर्त रहित आदेश होता है। चेक का लेखक उसके भुगतान संबंधी कोई शर्त नहीं लगा सकता, लेकिन वह भुगतानकर्ता बैंक को चेक के भुगतान करने के ढंग के आदेश दे सकता है। चेक के भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए चेक का लेखक अपने बैंक को यह आदेश दे सकता है कि चेक का भुगतान खिड़की पर ना करके किसी बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाए। इसके लिए चेक को रेखांकित करना पड़ता है। ऐसे चेकों को रेखांकित चेक कहते हैं। जिन चेकों का भुगतान बैंक की खिड़की पर कर दिया जाता है उन्हें अरेखांकित या खुला चेक कहते हैं। चेक का रेखांकन करने के लिए चेक के मुख पृष्ठ पर दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। इस प्रकार चेक पर रेखाएं खींचना ही चेक का रेखांकन कहलाता है। चेक पर रेखांकन का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि चेक का भुगतान उसके वास्तविक स्वामी को ही मिले। ऐसे चेक का भुगतान बैंक किसी बैंकर को ही करता है जो कि उसकी रकम आदाता के खाते में जमा कर दे। रेखांकन की परिभाषा। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 और 124 में रेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं अथवा एंड कंपनी या इसमें किसी संक्षिप्त रूप के साथ तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हो, चाहे उनके बीच अपरग्राम में शब्द लिखा हो या नहीं, तो यह रेखांकन कहलाता है और ऐसा रेखांकन सामान्य रेखांकन कहलाएगा। इस परिभाषा के अनुसार रेखांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मुख पृष्ठ पर चेक का रेखांकन उसके आगे वाले भाग मुख पृष्ठ पर किया जाना चाहिए। पीछे के भाग पर किया गया रेखांकन वैध नहीं माना जाता। दो समानांतर रेखाएं। रेखांकन करने के लिए दो तिरछी रेखाएं खींची जानी चाहिए। किसी अन्य प्रकार से खींची गई रेखाओं को रेखांकन नहीं कहा जा सकता। तीसरा, निश्चित शब्दों का उपयोग। रेखांकन के लिए दो समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच एंड कंपनी, नॉट नियोशेबल आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों को लिखना अनिवार्य नहीं है तथा इन शब्दों का रेखांकन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। रेखांकन केवल चेक का ही। विनिमय साध्य विलेखों में केवल चेक का ही रेखांकन किया जा सकता है। प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल का रेखांकन कर भी दिया जाए तो भी बैंक इनका खिड़की पर ही भुगतान कर सकता है। बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर आदि का भी रेखांकन किया जा सकता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। रेखांकन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य। धारा 123 के अनुसार जब किसी चेक के मुख पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची गई हो तथा उनके बीच एंड कंपनी, नॉट नियोशेबल आदि शब्द लिखे गए हों या न लिखे गए हों तो इसे सामान्य रेखांकन कहा जाता है। ऐसा रेखांकन तिरछी समानांतर रेखाएं खींच कर ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्द क्रॉस का अर्थ क्रॉस इस चिन्ह से नहीं है। रेखांकन चेक के ऊपर बाएं कोने पर किया जाना चाहिए। मध्य में करने से चेक पर लिखे शब्दों के कट जाने का डर रहता है। एक सैंपल आपको इसमें शो करा हुआ है कि किस तरह से लिखा जाता है। फिर है कि धारा 126 के अनुसार इस प्रकार के रेखांकित चेक का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि रेखांकित चेक को बैंक की खिड़की पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। धारक को रेखांकित चेक की राशि प्राप्त करने के लिए इसे या तो देनदार बैंक में अपने खाते में जमा कराना होगा और यदि उसका खाता देनदार बैंक में नहीं है तो जिस बैंक में भी उसका खाता हो उस बैंक में संग्रहांत जमा कराना पड़ेगा। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि रेखांकित चेक का भुगतान नकद में खिड़की पर नहीं हो सकता। इसका भुगतान तो किसी बैंक के माध्यम से ही होगा। और दूसरा हमारा प्रकार आता है रेखांकन का विशेष रेखांकन। धारा 124 के अनुसार जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे उसके साथ नॉट नियोशेबल शब्द लिखा गया हो या नहीं, तो ऐसे परिवर्तन विशेष रेखांकन समझा जाएगा और चेक रेखांकित समझा जाएगा और विशेष बैंक के साथ रेखांकित समझा
जाएगा। विशेष रेखांकन में चेक पर किसी बैंक विशेष का नाम लिख देना ही पर्याप्त है। साधारण लेखांकन की तरह विशेष रेखांकन में भी दो समानांतर तिरछी रेखाओं की भी आवश्यकता नहीं होती है। विशेष रेखांकन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, आपके सामने शो कर रखा है मैंने। 3-4 एग्जाम्पल्स है पीएनबी के, उसमें आपको देखना है। उसके बाद आता है कि इसका जो प्रभाव होता है वो है कि विशेष रेखांकन करने के लिए बैंक का नाम लिखना जरूरी है, रेखाएं खींचना नहीं। विशेष रेखांकन से चेक और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि संग्राहक बैंक का यह दायित्व हो जाता है कि वह चेक का भुगतान उसके वास्तविक स्वामी के लिए ही प्राप्त करे। लेकिन देनदार बैंक का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह भुगतान करने से पूर्व यह जांच करे कि संग्रहकर्ता बैंक इसे किसके लिए संग्रह कर रहा है। देनदार बैंक का तो यह कर्तव्य होता है कि वह यह देख ले कि चेक का भुगतान सामान्य व्यापार विधि में उसी बैंक को किया जा रहा है जिसका कि नाम चेक पर लिखा हुआ है। यदि साधारण रेखांकित चेक धारक द्वारा स्वयं भुगतानकर्ता बैंकर को खिड़की पर प्रस्तुत किया जाता है, अथवा विशेष रेखांकित चेक निर्दिष्ट बैंकर अथवा उसके लिए एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य बैंकर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 126 के अनुसार भुगतानकर्ता बैंकर उसका भुगतान करने को बाध्य नहीं है और वह उसे अनाकृत कर सकता है। दोहरा रेखांकन, डबल क्रॉसिंग। धारा 127 के अनुसार जब कोई चेक एक से अधिक बैंकों के नाम विशेष रूप से रेखांकित है, तो भुगतानकर्ता बैंकर ऐसे चेक के भुगतान करने से मना कर देगा। लेकिन यह शर्त उस बैंक पर लागू नहीं होगी जिस पर दूसरा विशेष रेखांकन चेक की उगाही के लिए किसी अन्य बैंकर के नाम एजेंट के रूप में किया हो। ऐसी स्थिति तब आती है जब विशेष रूप से रेखांकित चेक की लेनदार बैंक की शाखा उस स्थान पर नहीं होती है। तब नामांकित बैंक चेक को अन्य किसी एजेंट बैंक के नाम से रेखांकित कर सकता है, जिसका कार्यालय देनदार बैंक के स्थान पर स्थित हो। यह बैंक देनदार बैंक से चेक की राशि वसूल कर सकता है। जब एक ही चेक का दो बैंकों के नाम से रेखांकन कर दिया जाता है तथा दोनों में से कोई भी बैंक एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो, तो इस प्रकार का दोहरा रेखांकन अवैध माना जाएगा। जब किसी एक ही बैंक की दो शाखाओं के पक्ष में इस प्रकार का रेखांकन किया जाता है, तो उसे दोहरा रेखांकन नहीं माना जाता। दोहरा रेखांकन के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहला, दोहरा रेखांकन विशेष रूप से रेखांकित चेकों का ही किया जा सकता है। दूसरा, इस प्रकार का रेखांकन केवल वही बैंक कर सकता है जिसके पक्ष में केवल विशिष्ट रेखांकन किया गया हो। तीसरा, दोहरा रेखांकन के लिए दो अलग अलग बैंकों का अस्तित्व अनिवार्य होता है। और दोहरा रेखांकन की जो मेथड है वो है कि जब किसी चेक का दोहरा रेखांकन किया जाता है, तो मूल बैंक को रेखांकित किया जाता है और मूल बैंक को रेखांकन पर संग्रहण के लिए एजेंट अनिवार्य रूप से लिखना पड़ता है। जब दोहरा रेखांकन करने वाला बैंक ऐसा नहीं लिखता है, तो शोधी बैंक ऐसे चेक को पुनः लौटा देता है, इसका भुगतान नहीं करता। उदाहरणतः, यदि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पक्ष के लिए चेक को पंजाब नेशनल बैंक से संग्रहण करवाना चाहता है, तो वह दोहरा रेखांकन पूर्व पृष्ठ पर दिए गए नमूने के अनुसार होगा। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा टू पंजाब नेशनल बैंक एज एजेंट फॉर कलेक्शन। दोहरे विशेष रेखांकन में उगाही के लिए एजेंट के रूप में शब्दों का शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा धारा 127 के अनुसार भुगतानकर्ता बैंकर भुगतान से मना कर देगा। फिर आता है कि कौन कौन रेखांकन कर सकता है। तो ब्रिटिश अधिनियम की धारा 77 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति चेक का रेखांकन कर सकते हैं। पहला, लेखक। चेक का लेखक चेक पर सामान्य या विशिष्ट रेखांकन कर सकता है। सेकंड, धारक द्वारा। जब चेक का लेखक चेक का रेखांकन नहीं करता है, तो चेक का धारक उसका सामान्य अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है। तीसरा, बैंक द्वारा। जब कोई बैंक कोई चेक बिना रेखांकन के या सामान्य रेखांकन के प्राप्त करता है, तो वह ऐसे चेक का अपने नाम से रेखांकन कर सकता है। चौथा, सामान्य से विशिष्ट रेखांकन। जब किसी चेक का लेखक चेक का सामान्य रेखांकन करता है, तो चेक का प्रापक उस चेक का सामान्य से विशिष्ट रेखांकन कर सकता है। अपरगाम में नॉट निगोशिएबल जोड़ना। जब किसी चेक का सामान्य अथवा विशेष रेखांकन हो चुका है, तो चेक का धारक चेक पर
नॉट नियोशेबल शब्द जोड़ सकता है। और लास्ट पॉइंट, बैंक द्वारा पुनः रेखांकन। जब किसी चेक का विशेष रेखांकन हो चुका हो तो नामांकित बैंक पुनः किसी अन्य बैंक के नाम संग्रहकर्ता एजेंट के रूप में इस चेक का रेखांकन मतलब दोहरा रेखांकन कर सकता है। रेखांकित चेक का भुगतान धारा 126 और 127 के अनुसार यदि किसी बैंक पर साधारण रेखांकन किया गया है तो जिस बैंक पर चेक लिखा गया है वह उसका भुगतान किसी बैंक के अतिरिक्त अन्य को नहीं करेगा। यदि चेक पर विशेष रेखांकन किया गया है तो जिस बैंक पर यह चेक लिखा गया है वह उस बैंक को जिसको यह रेखांकित किया गया है अथवा संग्रहण के लिए उसके एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक को उसका भुगतान नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है भुगतानकर्ता बैंकर के दायित्व। धारा 126 के अनुसार भुगतानकर्ता बैंकर को रेखांकित चेकों का भुगतान किसी बैंक के द्वारा ही करना चाहिए। यदि भुगतानकर्ता बैंकर इस प्रकार से भुगतान नहीं करता है तो इस पर धारा 129 के अनुसार अग्र दायित्व आ जाता है। कोई बैंकर जो साधारण रेखांकित चेक का भुगतान किसी बैंकर के अतिरिक्त किसी अन्य को करता है अथवा किसी विशेष रेखांकित चेक का भुगतान उस बैंकर जिसके नाम चेक रेखांकित किया गया है अथवा संग्रह हेतु एजेंट बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य को करता है तो चेक का इस प्रकार भुगतान होने के परिणाम स्वरूप चेक के वास्तविक स्वामी को हुई किसी भी हानि के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होगा। यदि किसी भुगतानकर्ता बैंकर रेखांकन के अनुसार भुगतान नहीं करता है तो वह चेक के वास्तविक स्वामी और लेखक के प्रति निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी होगा। पहला, वास्तविक स्वामी के प्रति यदि रेखांकित चेक का भुगतान रेखांकन के आशय के विपरीत ढंग से किया जाता है तो संभव है कि चेक के वास्तविक स्वामी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान मिल जाए। ऐसी दशा में चेक का वास्तविक स्वामी भुगतान लेने वाले से चेक की राशि वसूल कर सकता है। यदि ऐसा भुगतान करने से वास्तविक स्वामी को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति वह भुगतानकर्ता बैंकर से करवा सकता है। दूसरा पॉइंट है आहरणकर्ता के प्रति यदि बैंकर रेखांकन की अवहेलना करता है तो उसके द्वारा किया गया भुगतान लेखक के आदेशानुसार नहीं माना जाएगा। इस प्रकार यदि रेखांकित चेक का भुगतान किसी गलत व्यक्ति को हो जाता है तो भुगतानकर्ता बैंकर चेक की रकम अपने ग्राहक के खाते में नाम नहीं लिख सकता। ऐसा भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं माना जाता और धारा 128 के अंतर्गत रेखांकित चेकों के बारे में भुगतानकर्ता बैंकर को जो वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है उसको वह बैंकर प्राप्त नहीं कर सकता। अतः बैंकर को खिड़की पर प्रस्तुत रेखांकित चेक का नकद भुगतान नहीं करना चाहिए। यदि चेक विशेष रेखांकित है तो निर्दिष्ट बैंकर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संग्राहक बैंक सद्विश्वास और सावधानी पूर्वक किसी ग्राहक के लिए सामान्य या विशेष रूप से रेखांकित चेकों का भुगतान प्राप्त करता है तो वह स्वयं इस प्रकार के संग्रहण के लिए चेक के स्वामी के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन जब संग्राहक बैंक किसी बैंक के संग्रहण से पूर्व उसकी राशि ग्राहक के खाते में जमा कर देता है तो वह गलत भुगतान के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होता है। धारा 131 वर्तमान में बैंकर अपने ग्राहक के खाते में 25,000 रुपये तक के लिए संग्रह के लिए दिए गए चेकों की राशि तुरंत जमा करा देता है लेकिन उस राशि को निकालने का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि शोधी बैंक से वे संग्रहित होकर न आ जावे। ऐसे चेक ग्राहक के व्यक्तिगत खाते में ही जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेखांकन को मिटाना या नष्ट करना। यदि भुगतान के लिए प्रस्तुत चेक को देखने से आसानी से पता नहीं चलता कि वह रेखांकित था, उसका रेखांकन मिटा दिया गया है और शोधी बैंक उसका यथाविधि भुगतान कर देता है तो इस प्रकार के भुगतान के लिए उस पर कोई दायित्व नहीं आता और ना ही इस प्रकार के भुगतान के लिए वह आपत्ति उठाई जा सकती है कि वह चेक रेखांकित था। इस प्रकार किसी चेक से रेखांकन को मिटा देना या लुप्त कर देना रेखांकन का अभिलोपन या विनाश कहलाता है, जिसका उद्देश्य बेईमानी करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेखांकन रद्द करना, कैंसिलेशन। चेक का रेखांकन रद्द करना, रेखांकन हटाना कहा जाता है। चेक के आहरणकर्ता अथवा लेखक को ही रेखांकन हटाने का अधिकार होता है। इसके लिए वह रेखांकन काटकर अपने हस्ताक्षर करता है और पे कैश शब्द लिख देता है। इससे चेक रेखांकित से खुले चेक में परिवर्तित हो जाएगा और इसकी राशि खिड़की पर से नकद प्राप्त की जा सकती है।
रेखांकन रद्द करने संबंधी आवश्यक तत्व। रेखांकन को केवल चेक का लेखक ही रद्द कर सकता है। रेखांकन रद्द करने के लिए पे कैश शब्द लिखकर हस्ताक्षर करना जरूरी है। रेखांकन रद्द करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके लिए चेक के लेखक को अन्य पक्षकारों से भी सहमति लेनी पड़ती है। रेखांकन रद्द करने से चेक पुनः खुला चेक हो जाता है, जिसका भुगतान खिड़की पर नकद लिया जा सकता है। फिर आता है हमारा कुछ विशिष्ट रेखांकन। उसमें पहला है विनिमय असाध्य रेखांकन। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 130 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा चेक प्राप्त करता है जिस पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन किया गया है तथा नॉट निगोशिएबल शब्द भी लिखे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति जिससे चेक प्राप्त किया गया है के स्वामित्व से अच्छा स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा और न ही वह ऐसे स्वामित्व से अच्छा स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा। अन्य शब्दों में यह नियम कि कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो स्वयं उसके पास नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं से श्रेष्ठ अधिकार नहीं दे सकता, नॉट निगोशिएबल रेखांकित चेक पर लागू होता है। और सेकंड पॉइंट है आदाता खाता रेखांकन। रेखांकन में अकाउंट पेई या पेई अकाउंट ओनली शब्द लिख देने का विशेष महत्व होता है। ऐसे चेक का आदाता चेक को केवल अपने बैंक खाते में जमा करके भुगतान प्राप्त कर सकता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में इन शब्दों को कोई मान्यता नहीं दी गई है, परंतु व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। और अकाउंट पे रेखांकन से चेक की विनिमय साध्यता में कोई रुकावट नहीं आती। ऐसा चेक और आगे भी प्रस्तांकित किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में ऐसा प्रस्तांकन प्रभावी नहीं होता, क्योंकि अकाउंट पे रेखांकन में आहरणकर्ता का बैंकर को यह अनुदेश होता है कि वह चेक की उगाई गई रकम केवल आदाता के खाते में ही जमा करे। यदि कोई बैंकर इस अनुदेश की पालना नहीं करता है तो उसे संग्रहणकर्ता बैंकर के रूप में मिलने वाला कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारा आज क्रॉसिंग रेखांकन के बारे में कि क्या क्या होता है रेखांकन का मतलब, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे कल अब इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।